3 क्वेश्चन शुरू करते हैं, देते 3 क्वेश्चंस। अब धीरे धीरे आर्टिकल जो है समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, बताइए आपको। 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन बनाने पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन, recession in the United States has benefited India in many ways। और कोई गलती नहीं तो नो एरर। A, B, C, नो एरर। Recession in the United States has benefited India in many ways. Umbrella is of no use against a thunder storm। ए बी सी और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। क्वेश्चन नंबर 3, I know a doctor you are referring I know a doctor you are referring ing you are referring, इधर ही लिख देता हूँ क्या, यहाँ जगह कम है तो लिखने की। I know a doctor you are referring to। नो एरर डे। सारे क्वेश्चन में बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन हमेशा आसान ही होते हैं। द क्वेश्चंस आर नेवर डिफिकल्ट। बस हमें नहीं पता होता या हम दिमाग नहीं लगाते, वो अलग बात है। क्वेश्चंस कभी डिफिकल्ट नहीं होते, क्वेश्चंस कभी डिफिकल्ट नहीं होते। तो क्वेश्चंस आर ऑलवेज इजी। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। 1-2 मिनट में देख देता हूँ ताकि आप साथ साथ ही बना सकें। नहीं तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि वीडियो पॉज करके भी आप आराम से पहले क्वेश्चन बना लें और फिर मेरे आंसर को सुने। हर वक्त क्वेश्चन पहले खुद से बनाना है, फिर जाके उस पर आना है। मतलब आंसर को देखना है। रिसेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बेनिफिटेड इंडिया इन मेनी वेज। यूनाइटेड स्टेट में जो रिसेशन है, आर्थिक मंदी है, उसने भारत को कई तरह से फायदा पहुंचाया। तो ये जो रिसेशन है वो सिर्फ किसकी है? यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा है, पर्टिकुलर बात कर रहा है। इसलिए ए में गलती है। और ए में क्या होगा? रिसेशन के पहले द होगा, और जैसे रिसेशन के पहले द होगा तो आर क्या हो जाएगा? छोटा। रिसेशन के पहले द होगा और आर फिर क्या हो जाएगा? छोटा। वो तो लिखने की बात है, लेकिन द हो रहा है क्योंकि रिसेशन सिर्फ, रिसेशन तो किसी भी देश में हो सकता है। आर्थिक मंदी, रिसेशन का मतलब क्या होता है? आर्थिक मंदी। तो आर्थिक मंदी तो किसी भी देश में हो सकता है, लेकिन यहाँ जो आर्थिक मंदी की बात की जा रही है वो किसके लिए बात की जा रही है? सिर्फ यूएस के लिए बात की जा रही है। तो यहाँ जो आर्थिक मंदी का सेंस है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस के लिए है। तो इसलिए इस आर्थिक मंदी में क्या करना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। इस आर्थिक मंदी में द लगाना पड़ेगा। द रिसेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अम्ब्रेला इज ऑफ नो यूज अगेंस्ट अ थंडर स्टॉर्म, कि बहुत तूफानी बारिश हो जाए, प्रचंड चक्रवात जैसा आ जाए, तो बहुत प्रचंड थंडर स्टॉर्म का मतलब कि ऐसा तूफान जिसमें बिजली ओले, बिजली खूब
कड़क रही हो और खूब ज्यादा तूफान हो, भयंकर तूफान हो, प्रचंड तूफान हो, उसमें अम्ब्रेला किस काम का? कोई काम का। तो ये अम्ब्रेला क्या है? काउंटेबल नाउन, या तो एन अम्ब्रेला लिखना चाहिए या द अम्ब्रेला लिखिए कि अम्ब्रेला किसी काम का नहीं। तो जनरल बात कर रहे हैं ना कि कोई भी अम्ब्रेला काम नहीं आएगा, कोई भी छाता काम नहीं आएगा। जब हम कहते हैं कोई भी छाता काम नहीं आएगा, तो या तो एन अम्ब्रेला या द अम्ब्रेला, क्योंकि एन से भी द ऑल का बोध हो सकता है या एनी का बोध हो सकता है, द से भी ऑल का सेंस आ सकता है। क्लियर है? आई नो अ डॉक्टर, यानी एन अम्ब्रेला होना चाहिए। आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, कि मैं उस डॉक्टर को जानता हूं जिसको तुम रेफर कर रहे हो, मैं उस डॉक्टर को जानता हूं, तुम जिसे रेफर कर रहे हो मैं उस डॉक्टर को जानता। आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, कि तुम जिस डॉक्टर को रेफर कर रहे हो उसे मैं जानता हूं, यही कहना चाह रहे हो, तुम जिस डॉक्टर को रेफर कर रहे हो। तो जब जान रहे हैं डॉक्टर को जिसको रेफर कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? दा होना चाहिए था इसमें। एक जगह क्या होना चाहिए था? इस एक जगह होना चाहिए था आई नो द डॉक्टर। पर्टिकुलर हो गया ना, पर्टिकुलर हो गया, उस डॉक्टर को आप जान रहे हैं। तो जिस डॉक्टर को तुम रेफर कर रहे हो उसको मैं जान रहा, आई नो द डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। तो पर्टिकुलर हो गया, पर्टिकुलर बंदा लगा दिया। अब आते हैं मुद्दे पे। आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, तो और जहां तक मुझे ध्यान है 21 यूज आपने यूज ऑफ द किया था। आर्टिकल में हम लोग कहाँ थे? यूज ऑफ द पे थे, और द के 21 यूज हमने किए थे, और अभी कुछ यूज करना बाकी ही है, खत्म नहीं हुआ सारे यूज। तो अब 22 यूज नंबर 22 जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, से इसको रेस्टोरेंट पढ़ते हैं, इंग्लिश में इसको रेस्टोरेंट पढ़ते हैं, क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है। रेस्टोरेंट्स हम लोग कह देते हैं, लेकिन फ्रेंच वर्ड में इसको, या फ्रांस के लोग जो है या इंग्लैंड के लोग इसको रेस्टोरेंट पढ़ेंगे। रेस्टोरेंट मेन इसका उच्चारण है। तो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स हो, मॉल्स हो, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स। तो होटल के नाम के साथ, रेस्टोरेंट के नाम के साथ, मॉल्स के नाम के साथ, और सिनेमा हॉल्स। अब ये सारे प्रॉपर नाउन ही तो होंगे, तो इनके नाम के साथ आप दा लगाइए। अगर आपको पता चल गया कोई मॉल का नाम है, या पता चल गया कोई सिनेमा हॉल का नाम है, या पता चल गया कोई होटल का नाम है, या पता लगा कोई रेस्टोरेंट का नाम है, तो उसके पहले, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल में बता दो, दिल्ली में एक 5 स्टार होटल है ललित। क्या नाम है? ललित। तो उसमें क्या लिखा जाता है, क्या लिखा रहता है? द ललित। ठीक है, द ललित। टीएच भी लिखते हैं, साउथ इंडिया वाले टीएच लिखते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले ललित में यही तक लिखते हैं ललित, लेकिन जो दलित है ये द लगा हुआ है। ये हम कहते हैं ताज होटल है, तो हम क्या लिखेंगे? द ताज, ताज अगर होटल, या द ओबराइज, जो भी होटल का, या रेस्टोरेंट्स है, तो कोई रेस्टोरेंट है उसमें भी द लगाएंगे, जैसे हमने लिख दिया द अशोका। या आपके इर्द गिर्द में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होंगे, द सागर इंटरनेशनल या द नवरत्न, कुछ भी, कोई भी रेस्टोरेंट्स है। तो कोई होटल है तो उसके नाम के साथ भी द, कोई रेस्टोरेंट है उसके नाम के साथ भी द, कोई मॉल्स है, हमने कहा द डीडी मॉल, दीनदयाल उपाध्याय मॉल, या कोई कोई मॉल हो, डायरेक्ट डिनर मॉल, कुछ भी, और कुछ भी नाम लिख दीजिए, क्या मतलब होता है। तो कोई मॉल का नाम हो, या फिर कोई सिनेमा हॉल्स हो, जैसे हमने कहा द पर्ल, या द पीवीआर टाइप का कुछ भी हो, या द रिट्ज। बहुत सारे आपने सुना होगा, आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे सिनेमा हॉल होंगे, तो उसमें नाम देखिएगा द लगा के बात करता है। द अगर लिखा रहता है, जो सिनेमा हॉल पे लिखा होगा उसमें द के साथ लिखा होगा, जो भी सिनेमा हॉल होगा उसमें द के साथ लिखा होगा। तो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, मॉल्स है, सिनेमा हॉल्स है, इनके नाम के साथ आपको द लगाना है, इनके नाम के साथ द लगाना है, ध्यान रह जाएगा। तो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, द ललित, द ताज, द अशोका, द डीडी मॉल, द पर्ल, द पीवीआर, जो भी आप नाम जानते हैं। 22 रूल्स हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 23 म्यूजियम्स, लाइब्रेरी, या लाइब्रेरी को प्लुरल भी कर सकते हैं अगर चाहे तो,
म्यूजियम्स को प्लुरल कर, इसको प्लुरल कर लिया लाइब्रेरीज, म्यूजिकल ग्रुप्स, या इसी म्यूजिकल को कुछ लोग ऑर्केस्ट्रा नाम देते हैं, ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। तो कोई म्यूजियम हो, लाइब्रेरी हो, कोई म्यूजिकल ग्रुप्स हो, ऑर्केस्ट्रा वगैरह हो, तो इनके नाम के साथ भी क्या करते हैं, दा लगाते हैं। इनको कोई कोई म्यूजियम हो गया या कोई लाइब्रेरी का नाम है, तो या कोई म्यूजिकल ग्रुप है या ऑर्केस्ट्रा है, तो इन सब के नाम के साथ भी हम दा लगाते हैं। जैसे हमने कहा द पटना म्यूजियम या द सलार जंग। सलार जंग हैदराबाद में बहुत फेमस म्यूजियम है, जीएस में पूछा सलार जंग, SALARJUNG या JNG, सलार जंग म्यूजियम या द दिल्ली म्यूजियम। या हमने कहा द ओरिएंटल लाइब्रेरी, ओरिएंटल लाइब्रेरी, द ओरिएंटल लाइब्रेरी। या कोई म्यूजिकल ग्रुप है, जैसे बहुत फेमस म्यूजिक ग्रुप था द बीट्स, ये बहुत फेमस म्यूजिकल, यूएस का बहुत फेमस म्यूजिकल, अभी इंडिया में भी हो सकता है, ऐसे कोई भी अपना म्यूजिक ग्रुप बना लेता है, कोई बनाता है झंकार बीट्स, या मान लो कि अदनान सामी का अपना म्यूजिकल ग्रुप होगा, या यो हनी सिंह का अपना म्यूजिकल ग्रुप होगा, म्यूजिकल बैंड होगा। तो कोई भी जो म्यूजिकल ग्रुप या ऑर्केस्ट्रा का नाम होता है वो भी अपने नाम के साथ दा लगाते हैं, ठीक है। तो द बीट्स आप ऑर्केस्ट्रा कह लो या कोई म्यूजिकल ग्रुप कह लो, तो कोई भी जो म्यूजिकल ग्रुप है उसके नाम के साथ भी हम क्या करते हैं, दा लगाते हैं। कोई भी म्यूजिकल ग्रुप जो है उसके नाम के साथ भी दा लगाते हैं। मतलब म्यूजियम्स हो गया, लाइब्रेरी हो गया, म्यूजिकल ग्रुप्स या ऑर्केस्ट्रा हो गया, इसके नाम के साथ भी आपको दा लगाना चाहिए, ठीक है। पटना म्यूजियम, द सलारजंग म्यूजियम, द ओरिएंटल लाइब्रेरी, द बीट्स, जो भी हो, एटसेट्रा। नेक्स्ट रूल पे आए। मुश्किल नहीं, सब खाली नाम इसमें लिखना है, कोई मुश्किल चीज तो इसमें है ही नहीं, कुछ मुश्किल डिफिकल्ट क्या कहें। 24, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है तो इसमें दो कंडीशन है, दो कंडीशन है। जैसे कोई पर्सन है, पर्सन के नाम पे कोई यूनिवर्सिटी है, पर्सन है तो नो आर्टिकल। जैसे हमने कहा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, हम क्या लिखेंगे, MDU। लेकिन अगर हमको कहना है कि पर्सन ना हो, नॉर्मल ना हो, कोई पर्सन के अलावा कोई डिफरेंट हो, प्लेस के नाम पे हो या कुछ और हो, प्लेस के नाम हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, पर्सन के नाम पे ना हो, प्लेस हो या किसी और के नाम हो, किसी पर्सन के नाम पे हो, तो फिर आर्टिकल लग सकता है। वो लिखने पे तरीका है, लिखने के तरीके पे डिपेंड करता है। जैसे दो तरह से होता है, अगर हम लिखते हैं ऐसे, जैसे हमको कहना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो क्या लिखेंगे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, नहीं लगाया दा, ऐसे लिखे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो फिर दा नहीं लगाना है। सीधा लिख रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो दा नहीं लगाना है। लेकिन इसको अगर ऐसे लिखना है तो फिर दा लग जाएगा, द यूनिवर्सिटी ऑफ कुरुक्षेत्र। जैसे हमको लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी तो दा नहीं लगेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखना है दा नहीं लगेगा, लेकिन क्या द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो दा लग जाएगा। अगर हमें कहना है पटना यूनिवर्सिटी तो दा नहीं लगेगा, लेकिन कहना है द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, मतलब नया नाम वही है, कहने के तरीका पे डिपेंड करेगा। तो तीन यूनिवर्सिटी के नाम के साथ तीन बातें होंगी। सीधा अगर पर्सन के नाम के साथ है तो आप तो उसमें ये पर्सन वाले में ऑफ लगा भी नहीं सकते। आप पर्सन वाले में ऐसा कह द यूनिवर्सिटी ऑफ महर्षि दयानंद ऐसा कह भी नहीं सकते, पर्सन वाले में तो ऑफ का इस्तेमाल भी नहीं करना होता है। सीधा कहना है MDU तो द MDU नहीं कहना, सीधा कहना है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, द वैसे भी नहीं लगाना है। और नाम के साथ ऑफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नाम के साथ ऑफ का यूज नहीं कर सकते। जैसे इसमें आपने ऑफ का यूज कर लिया ना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कुरुक्षेत्र, तो इस तरह से इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते कि दयानंद यूनिवर्सिटी और द यूनिवर्सिटी ऑफ दयानंद, द यूनिवर्सिटी ऑफ लिखना भी अलाउड नहीं है। प्लेस में तो अलाउड है कि आप चाहे तो लिखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या द यूनिवर्सिटी, आप लिखिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या द यूनिवर्सिटी ऑफ कुरुक्षेत्र, दोनों अलाउड है। लेकिन नाम अगर यूनिवर्सिटी में जुड़ा हुआ है
तो फिर तो ऑफ का इस्तेमाल करना भी अलाउड नहीं है। तो कुल मिला के यूनिवर्सिटी की तरफ से दो बातें आई, यूनिवर्सिटी की तरफ से दो बातें आई कि अगर पर्सन का नाम है तो ऑफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते और आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। पर्सन के नाम पे नहीं है, प्लेस के नाम पे है, तो आर्टिकल है और नहीं भी है, दो तरीका है। अगर आप नॉर्मल कह रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, तो उसमें दा नहीं लगाना है, उसमें दा लगा दिया मतलब ऑफ लगा दिया, तो फिर उसमें दा लगाना, द यूनिवर्सिटी ऑफ उस्मानिया, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, द यूनिवर्सिटी ऑफ कुरुक्षेत्र, कोई भी ऐसा है। क्लियर है यूनिवर्सिटी का नाम? तो यूनिवर्सिटी को इसलिए मैंने अलग से बताया ताकि यूनिवर्सिटी वाली बात आप क्लियरली समझ कर रखें, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी वाले को अलग कर दिया था। वैसे भी अलग है, बुक वगैरह में भी अलग ही होना चाहिए। 24 रूल हुआ। 25 हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स का मतलब हुआ ऐतिहासिक घटना। कोई भी अगर ऐतिहासिक महत्व की घटना है, कोई भी घटना अगर ऐतिहासिक महत्व का है या कोई भी ऐतिहासिक लड़ाई है, कोई भी इवेंट होगा, इवेंट में वॉर वगैरह सब आता है, कोई भी ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक महत्व की कोई भी घटना है, तो उसके साथ हम द लगाते हैं। जैसे हमने कहा द कारगिल वॉर, या हमने कहा द सिविल वॉर, या हमने कहा द बैटल ऑफ पानीपत, या हमने कहा द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी में देखिए SEY भी लिखते हैं, कोई बहुत लोग SI भी लिखते हैं। तो कोई भी जो हिस्टोरिकल वॉर है या इवेंट है, जो भी ऐतिहासिक घटना घटी है, उनके साथ हमको द का इस्तेमाल करना है। जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उसके साथ द का इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखना है, वर्ल्ड वॉर, इसके साथ नो आर्टिकल, एक्सेप्शन है ये, वर्ल्ड वॉर के साथ आर्टिकल नहीं लगाते, कोई आर्टिकल नहीं लगाते। अब इसमें आर्टिकल नहीं लगाने का जो रीजन बता रखा अंग्रेजों ने, रूल के हिसाब से इसमें आर्टिकल लगना चाहिए था, लिखना चाहिए था वर्ल्ड वॉर 1, द वर्ल्ड वॉर 2 लगना चाहिए। लेकिन जो लॉजिक लगाया, जो लॉजिक दिया है अंग्रेजों ने, वो तो अपने आप में वैल्यूएबल बात हो सकता है कि जैसे छोटी मोटी लड़ाइयां, दो राजाओं के बीच में लड़ाई या दो देश के बीच की जो लड़ाई होती है, ये सब एक्सेप्टेबल है, चल सकता है। लेकिन इंग्लिश का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पूरे वर्ल्ड एक दूसरे से लड़े, ये अलाउड नहीं है और ये काफी विध्वंसक हो सकता है, काफी खतरनाक हो सकता है। तो अगर वर्ल्ड वॉर के साथ हम द लगाते हैं, इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में हम वॉर को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर जो ठीक है वो ठीक है, उसका महिमा मंडन हो रहा है। तो उनका कहना है कि वैसे वॉर का ही महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि इंसान है तो छोटी मोटी लड़ाइयों को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, होगा जब तक इंसान रहेगा तो छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ी जाती रहेंगी। लेकिन वर्ल्ड वॉर टाइप की लड़ाई जो है वो नहीं होनी चाहिए, उसको परहेज करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। इसलिए हम वर्ल्ड वॉर के साथ दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के साथ अगर दा लगा देंगे तो इसका मतलब होगा कि वर्ल्ड वॉर का हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका भी महिमा मंडन कर रहे हैं, उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी नॉर्मल छोटी छोटी लड़ाइयों को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए उसमें दा लगा रहे हैं। लेकिन हम वर्ल्ड वॉर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा दोबारा तिबारा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसके साथ दा नहीं लगाएंगे। ये अंग्रेजों का अपना मानना है, ठीक है, ये अपना लॉजिक है उनका दा लगाने का। हालांकि बुक में जाएंगे तो बुक में डिटेल से ये बात नहीं लगा रहे थे, कुछ बुक लिखा है उसमें छोटी सी बात लिखा रहता है कि हम इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते, इसको इम्फेसाइज नहीं करना चाहते, इसलिए इसमें दा नहीं लगाते। कुछ बुक में ऐसा एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे बुक में तो एक्सप्लेन किया नहीं है, कुछ बुक में ऐसा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है उसमें भी जो ऐतिहासिक घटना है उसके साथ भी आपको दा लगाना है। कितना तो 26 ही होगा ना, ये तो 26। One building in the locality। लोकेलिटी कहने का मतलब स्थान, जगह, कि जो भी स्थान की बात कर रहे हैं, जो भी जगह की हम बात कर रहे हैं, जिस भी स्थान या जिस भी जगह की हम बात, जो भी लोकेलिटी हो, जहां आप रहते हो या आपके लोकेलिटी के अंदर आपका स्थान, जो भी आपका रीजन है, जो भी आपका एरिया है, जिस भी लोकेलिटी की आप बात कर रहे हैं, उस लोकेलिटी में अगर कोई एक ही बिल्डिंग है उस नाम का,
कोई एक ही बिल्डिंग है उस नाम का। जैसे आप गांव में रहते हैं तो गांव में एक ही बिल्डिंग हो सकता है, कोई पब्लिक बिल्डिंग हो सकता है किसी नाम का, जैसे तो उसके साथ द लगाना चाहिए। जैसे हमने कहा द पंचायत भवन, अब एक ही होगा। या एक म्यूनिसिपैलिटी है तो उसमें एक ही कम्युनिटी हॉल होगा, तो क्या कहेंगे, द कम्युनिटी हॉल, द कम्युनिटी हॉल। तो कोई भी ऐसे मतलब जिस लोकेलिटी में आप हैं, इस एरिया में, उसमें कोई भी पब्लिक बिल्डिंग, सार्वजनिक यूज का बिल्डिंग होता है, इन्हें किसी व्यक्ति के बिल्डिंग के नाम के साथ लगाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जो पब्लिक आम आदमी की बिल्डिंग है और एक ही बिल्डिंग है उस नाम की, दूसरी बिल्डिंग नहीं होती है उसके नाम, जैसे कलेक्टेरिएट है, सेक्रेटेरिएट है, द गवर्नर्स हाउस है, सब पे लगाएंगे द, जैसे द पंचायत भवन लगाया, द कम्युनिटी हॉल लगाया, इसी तरह से द कलेक्टेरिएट कहेंगे, द सेक्रेटेरिएट कहेंगे, द गवर्नर्स हाउस कहेंगे। जो भी बिल्डिंग उस लोकेलिटी में, जैसे मान लो गवर्नर्स हाउस एक स्टेट में एक ही होगा, एक जिला में एक ही कलेक्टेरिएट होगा, ठीक है, एक राज्य में एक ही सेक्रेटेरिएट होगा, सबके साथ द लगाते जाएंगे, द लगाते जाएंगे, ठीक। जो भी पब्लिक बिल्डिंग हो और एक ही बिल्डिंग हो किसी लोकेलिटी में, उसके नाम के साथ द लगा। 26 हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत पूछेगा इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। 27 सम प्लेसेस। इस सम प्लेसेस में क्या है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बुक में लिख रखा है इसलिए मैंने इसको यहां पे लिख दिया। ये जरूरी नहीं है ये लिखना जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन कभी कभी बच्चे पूछ देते हैं तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है, क्योंकि हर बुक में ऐसा नहीं लिखा है। और ये एक्सप्रेशन जो है वो वैसे 99% केस में काम चलता है कि सम प्लेसेस, कि कुछ जगह के नाम है, कुछ जगह के नाम है जिसके साथ द लगता है। हम लोग खाली यूज ऑफ द पढ़े इसलिए बार बार द यूज ऑफ, पहला ही यूज किया यूज ऑफ द, तो सारे यूज ऑफ द ही चल रहे इसलिए बार बार हम ये नहीं लिख रहे कि पब्लिक प्लेस ये बिल्डिंग के साथ द लगाते हैं, होटल रेस्टोरेंट के साथ द लगाते हैं, टाइटल ही चल रहा है यूज ऑफ द, हेडिंग ही क्या चल रहा है, यूज ऑफ द। तो ये कह रहा है कुछ प्लेसेस है, कुछ जगह के नाम हो सकते हैं, उस जगह के नाम के साथ आपको द लगाना चाहिए। कुछ जगह के नाम हो सकते हैं, सब जगह के नाम नहीं, सम प्लेसेस। अब उस प्लेसेस में क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्टिव मीनिंग, descriptive, DESCRIPTIV, descriptive, descriptive meaning, DESCRIPTIV, descriptive meaning या प्लूरल फॉर्म। तो कह रहा है कोई भी ऐसा प्लेस जिसका डिस्क्रिप्टिव मीनिंग है, व्याख्या, डिस्क्रिप्टिव मीनिंग का मतलब व्याख्यात्मक मीनिंग, जिसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। जैसे इंडिया में एक स्टेट था पंजाब, विभाजन से पहले पंजाब, तो 5 नदियों का जल, पंच का मतलब 5 और आप का मतलब पानी था, तो 5 नदियों का जल। हालांकि अब जो भारत के पास पंजाब है उसमें 5 नदियों का जल नहीं है, इसलिए अब जो भारत का पंजाब है उसके साथ हम दा नहीं लगाते हैं। विभाजन से पहले जो भारत का पंजाब था उसके पहले हम दा लगाते थे। या फिर दूसरा कहता है, कुछ लोग कहता है कि ऐसा कोई देश का नाम जो प्लूरल नाम हो। प्लूरल नाम का मतलब क्या, जिसमें एस लगा हो, ऐसा नाम जो कि प्लूरल हो, जिसमें एस लगा हो, तो उसके साथ भी दा लगा सकते हैं, ऐसा कहा था। अब जैसे पंजाब है, अब पंजाब में तो एस नहीं है, इसका तो प्लूरल फॉर्म नहीं है। तो दो बातें किस किसी बुक ने लिख रखा है, किसी बुक ने, इसलिए दोनों बातें मैंने लिख दी क्योंकि दोनों बातें हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है। मान लो पंजाब में एस नहीं था लेकिन दा लगता है क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव मीनिंग है। तो कुछ बुक ने ये क्या रखा कि डिस्क्रिप्टिव मीनिंग है, और कुछ बुक ने कहा कि चलो ये प्लूरल फॉर्म है तो उसके साथ दा लगाते हैं। दोनों रूल जो है एक साथ हर जगह लागू नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको कहा कि इसको लिखना जरूरी नहीं है। इसलिए सीधा हमें क्या करना चाहिए कि इसको एक्सेप्शन समझ के जितने भी है वो लिख लेना चाहिए, जितने भी है ही ज्यादा नहीं। दोनों मिला के डिस्क्रिप्टिव मीनिंग सही और प्लूरल फॉर्म मिला के 7-8 है, तो भाई उस हम 7-8 को लिख के याद कर ले। अब डिस्क्रिप्टिव मीनिंग है कोई एस से खत्म हो रहा है उस पर जाने की जरूरत नहीं, 7-8 वर्ड है, लिख के याद, उसी में से आना रहता है। उसमें से 7-8 में से 5 वर्ड ऐसे जो बार बार एग्जाम में आया हुआ है, बार बार लिखते हैं। तो पहले तो मैं लिख रहा हूं द पंजाब, लेकिन अब नहीं, द पंजाब में अब नहीं, ये ओल्ड था, ये क्या था, ओल्ड था। अब हम क्या लिख देंगे, पंजाब लिख सकते हैं, ठीक है। पहले पंजाब में दा लगता था, न्यू में अब नहीं लगता। आप पेपर मैगजीन पढ़ेंगे तो पंजाब में दा लगा हुआ नहीं, लेकिन और सब में अभी भी चल रहा है। जैसे द हेग,
the Netherlands, the Philippines, the US, United States of America, the UK, यूनाइटेड किंगडम यानी कि उत्तराखंड समझ लिया, यूनाइटेड किंगडम। पहले था द यूएसएसआर, अब तो है ही नहीं, पहले था यूएसएसआर। द यूएई, द यूएई, द यमन। तो काम का जो है आपका ये सारा, ये 4 और ये 4, क्योंकि अब पंजाब भी रहा नहीं, ये यूएसएसआर भी रहा, तो ये भी काम का नहीं है, ये भी हट जाएगा। तो 7 आपके काम का है, द हेग, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द यूएस, द यूके, द यूएई और द यमन। यूएसएसआर भी है ना, तो उसकी जरूरत नहीं, पंजाब के साथ भी धरती है। तो ये 7 जो वर्ड्स हैं इसको ध्यान रखिएगा, इसको याद रखना है। अब इसमें देखिए किसी किसी के साथ तो प्लूरल नाम, जैसे कि नीदरलैंड्स में देखिए एस लगा है, फिलीपींस में एस लगा है। अगर हम लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स तो इसमें भी एस मिल जाएगा। तो इस 3 में तो प्लूरल नाम है, लेकिन यमन में तो एस नहीं लगा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें भी एस मिल जाएगा आपको। यूनाइटेड किंगडम, इसमें तो एस नहीं लगा है। या पंजाब में तो एस नहीं लगा है। या हम कह रहे हैं हेग, हेग में तो एस नहीं लगा है। इसलिए मैंने कहा था कि ये दोनों जो वर्ड लिखा है ये किसी पे लागू होता है, किसी पे लागू नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया कि लेकिन दोनों पे इंक्लूड करके तो सारा आ जाएगा, या तो प्लूरल फॉर्म हो या फिर डिस्क्रिप्टिव मीनिंग हो, ये लगा देंगे। या तो डिस्क्रिप्टिव मीनिंग होता है या प्लूरल फॉर्म होता है, तो फिर उस प्लेस के नाम के साथ दा लगा दें। यानी कोई भी ऐसा प्लेस जो या तो प्लूरल फॉर्म में है या जिसका डिस्क्रिप्टिव मीनिंग होता है उसके नाम के साथ हम दा लगा सकते हैं, या तो प्लूरल फॉर्म या फिर डिस्क्रिप्टिव मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये देख लिया था ना, कोई छूटा तो नहीं इसमें। 27 सम प्लेसेस डिस्क्रिप्टिव मीनिंग या फिर प्लूरल फॉर्म, और हर 6-7 वर्ड से सबको याद रखिएगा, सारा याद रखना। क्लियर है? ओके, अभी नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। 27 था, 28, 28 पे आते हैं। विथ द फॉलोइंग वर्ड्स, कि अभी हम लोग कुछ वर्ड्स लिखने जा रहे हैं। विद द फॉलोइंग वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हम लोग लिखने जा रहे हैं, इसके साथ द होना ही चाहिए। सब जगह द छुपा हुआ है, यानी कि बार बार मैं द लिखूं तभी बात बनेगी, हर जगह द छुपा है। इस अब जो वर्ड्स है इसके साथ द लगाना। ये वर्ड कौन कौन से? स्टेशन, एयरपोर्ट, स्टेशन, एयरपोर्ट, ऑफिस, थिएटर, ऑफिस, स्टेशन, एयरपोर्ट, ऑफिस, थिएटर, सर्कस, ओपेरा। तो ये जो वर्ड है इसके साथ आपको द लगाना है। ठीक है, द। बस स्टैंड भी कहते हैं, बस स्टैंड। बस स्टैंड कौन सा? जहां पे सारी बस इधर से उधर जाती आती है, वो वाली बस। इनके साथ आपको द लगाना चाहिए, ध्यान रखना है। तो जैसे आप कह रहे मैं तो स्टेशन जा रहा हूँ, तो स्टेशन का मतलब, यहाँ स्टेशन का मतलब रेलवे स्टेशन है, यहाँ जो रेल स्टेशन का मतलब है रेलवे स्टेशन है। तो आप ये नहीं कहें आई एम गोइंग टू स्टेशन, आपको ये नहीं कहना आई एम गोइंग टू स्टेशन, ऐसा नहीं कहना है। और ऐसा जानबूझ कर करेगा बार बार, तो आई एम गोइंग टू स्टेशन नहीं, आई एम गोइंग टू द स्टेशन, आई एम गोइंग टू द स्टेशन। आपने लिख दिया माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट, माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट, माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट। तो माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट कर दिया, गलत हो जाएगा। क्या कहना पड़ेगा? माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट। क्या कहना पड़ेगा? माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम
द एयरपोर्ट। हम कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू सर्कस, सर्कस नहीं, आई एम गोइंग टू द सर्कस, या आई एम गोइंग टू थिएटर, थिएटर का मतलब आई एम गोइंग टू द थिएटर। ठीक है, तो ये सारा जो है ना एक बिल्डिंग की बात करता है, पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात। सर्कस का मतलब क्या, सर्कस वाली बिल्डिंग, जहाँ बिल्डिंग या जो टेंट वेंट बनाता है वो। थिएटर का मतलब जिस जिस जगह पे थिएटर, जिस जिस बिल्डिंग में थिएटर या जिस स्टूडियो में थिएटर प्ले किया जा रहा है। तो वैसे ही ध्यान रखना है कि इन सब वर्ड के साथ आपको द लगा के बात करना है। इसमें एक वर्ड और चाहे तो हम जोड़ सकते हैं, वो है सिनेमा। लेकिन सिनेमा का मतलब यहाँ पर, सिनेमा का मतलब हॉल। ठीक है, अगर सिनेमा हॉल को आप सिनेमा कह रहे तब आई एम गोइंग टू द सिनेमा, इसका मतलब सिनेमा हॉल कि कोई मूवी देखने। सिर्फ सिनेमा का मतलब मूवी है तब तो अलग बात है। सिनेमा में इसका मतलब तीन बातें होगी। सिनेमा का मतलब मैंने बताया था, अगर इंडस्ट्री की बात हो रही है तो इंडस्ट्री में नो आर्टिकल। सिनेमा का मतलब अगर सिनेमा हॉल है तो फिर द लगा के बात कीजिए। ठीक है, जैसे हमारा ही वाज किल्ड नियर द सिनेमा, ही वाज किल्ड नियर द सिनेमा, इसका मतलब क्या, सिनेमा हॉल के बगल में उसको मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी। ही वाज लूटेड नियर द सिनेमा, तो नियर द सिनेमा कह रहे हैं, इसका मतलब सिनेमा हॉल। तो अगर आप सिनेमा हॉल के सिनेमा का इस्तेमाल सिनेमा हॉल के लिए करना चाहते हैं फिर द लग सकता है। और अगर सिनेमा का मतलब मूवी है तो जरूरत के हिसाब से ये भी लगेगा, द भी लगेगा। तो सिनेमा के साथ तीन कंडीशन हो गया। यानी सिनेमा वर्ड जो है खतरनाक है। सिनेमा वर्ड जो है फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी आता है। सिनेमा उस वर्ड के लिए मतलब उस जगह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे सिनेमा प्ले होता है, यानी सिनेमा हॉल के लिए। और सिनेमा का मतलब मूवी भी होता है। तो जब सिनेमा का मतलब मूवी होता है फिर जरूरत के हिसाब से ए आएगा। ठीक है, कोई भी मूवी देखने के लिए आई हैव सीन अ मूवी, तो आई हैव सीन अ सिनेमा, मैंने एक सिनेमा देखा है। पर्टिकुलर है तो दा भी लग जाएगा। तो जरूरत पर डिपेंड करती है कि आप किसी यूज में कर रहे हैं। ये सारे जो वर्ड है, इसको ज्यादा वर्ड नहीं है, 5-6 वर्ड है। हमने कहा कि वो ऑफिस जा रहा है तो ही इज गोइंग टू ऑफिस नहीं, ही इज गोइंग टू द ऑफिस, ही इज गोइंग टू द ऑफिस। ठीक है, और यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी रूल की वजह से इन ऑफिस और इन द ऑफिस के मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। इन द ऑफिस और इन ऑफिस का मतलब बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। जमीन आसमान का क्या फर्क होता है समझिए। इन द ऑफिस कहने का मतलब ऑफिस के अंदर, किसी भी ऑफिस के अंदर, जैसे कोई ऑफिस में बैठा है, खा रहा है, सो रहा है, लेटा है, मारपीट कर रहा है, कुछ भी। तो इन द ऑफिस कह रहे हैं, इसका मतलब जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर, ऑफिस की जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर इन द ऑफिस कहने का मतलब है। और इन ऑफिस का मतलब है होल्डिंग पोस्ट, किसी पद पे, होल्डिंग पोस्ट, किसी पद पे होना। जैसे हमने कहा कि द प्राइम मिनिस्टर इज इन ऑफिस, तो द प्राइम मिनिस्टर इज इन ऑफिस कहने का मतलब प्राइम मिनिस्टर अपने पद पे है। ये हमने कहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज इन ऑफिस, मतलब पद पे है। और इन द ऑफिस का मतलब पद वद पे है या नहीं, लेकिन ऑफिस के अंदर है। इन द ऑफिस कह रहे हैं तो इसका मतलब किसी पद पद पर है या नहीं, लेकिन ऑफिस के अंदर है। वो कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर है। और इन ऑफिस का मतलब कि भले बिल्डिंग के अंदर हो ना हो, लेकिन वो पद पे है, जिम्मेदारी पे। आई एम नॉट इन ऑफिस, तो आई एम नॉट इन ऑफिस, तो मैं किसी पद पे नहीं हूँ। ठीक है, मतलब मैं तो इस पद पे, आई एम इन ऑफिस। तो इन ऑफिस का मतलब हुआ किसी पद पर होना। ठीक है, हमने कहा सोनिया गांधी इज इन ऑफिस इन द नेम ऑफ मनमोहन, सोनिया गांधी वॉज इन ऑफिस इन द नेम ऑफ मनमोहन सिंह। सोनिया गांधी वॉज इन ऑफिस इन द नेम ऑफ मनमोहन सिंह। तो इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह के नाम पर सोनिया गांधी पद पर थी। मनमोहन सिंह के नाम पर सोनिया गांधी पद पे थी। और के नाम पर का इंग्लिश हमेशा इन द नेम ऑफ होता है, इन द नेम ऑफ। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका, के नाम पर जहां लिख दे ऑन द नेम ऑफ, तो ऑन द नेम ऑफ लिखते ही आप समझ जाएंगे गलती हो गई। ऑन द नेम ऑफ नहीं होता, जब भी होता तो क्या होता है, इन द नेम ऑफ होता है। के नाम पर, ऑन द नेम ऑफ ही लिखना गलत है। हिंदी में कहते हैं के नाम पर, हिंदी में यही कहा जाता है के नाम पर, लेकिन इंग्लिश में हमेशा होता है इन द नेम ऑफ। ऑन द नेम ऑफ का जहां ऑन द नेम ऑफ लिख दे, एरर, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, एरर हो गया, बस ध्यान रखिए क्योंकि कई बार ये आ चुका है एरर। और इन ऑफिस और इन द ऑफिस वाला भी आ चुका है, इसको ध्यान रखना है। इन ऑफिस वाला तो ईडीएम में भी पूछ लेता है, इन ऑफिस वाला जो है ईडीएम में भी पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, अभी टाइम है ना, अभी तो काफी टाइम है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। 29 नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जैसे बिगर पार्ट्स ऑफ डे, बिगर पार्ट्स ऑफ डे, तो दिन के जो बड़े बड़े हिस्से हैं। अब दिन के बड़े हिस्से क्या क्या है,
जैसे द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग। ये समझना है, डे और नाइट, डे नाइट के साथ नो आर्टिकल, डे और नाइट के साथ नो आर्टिकल। डे के साथ भी आर्टिकल नहीं लगता है और नाइट के साथ भी आर्टिकल नहीं लगता है। सिर्फ डे नाइट का जो बिगर पार्ट है, जैसे द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, इसमें द लगता है। अब जरा समझना, आई मीट हिम एट द नाइट। अब कोई कहना चाहता मैं तो उससे रात में मिलता हूं, आई मीट हिम एट द नाइट, मैं तो उसमें रात कहना चाहते हैं मैं उसमें रात में मिला करता हूं। और रात में का इंग्लिश एट नाइट होता है, इन नाइट नहीं होता है। और रात में का इंग्लिश इन नाइट नहीं होता, हमेशा एट नाइट। ठीक है, जब कहना कि रात में मिलता हूं तो इन नाइट नहीं कहेंगे, हमेशा एट नाइट। और एट के साथ ये जो द का इस्तेमाल किया है, ये द क्या है, गलत है। लेकिन कहेंगे मैं उससे सुबह में मिलता हूं, तो फिर कहेंगे आई मीट हिम इन द मॉर्निंग, मैं उससे सुबह में मिलता हूं या दोपहर में मिलता हूं या शाम में मिलता हूं। तो आई मीट हिम इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इनके साथ आपको द का इस्तेमाल नहीं करना है। सॉरी, करना है। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ द का इस्तेमाल नहीं करना है, करना है। और डे और नाइट के साथ द का इस्तेमाल नहीं करना। यानी डे और नाइट के साथ नॉर्मली नहीं होता है आर्टिकल, लेकिन मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, ये तीन पार्ट है, इसके साथ द लगाना है। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसके साथ द लगाना है। नॉर्मली डे और नाइट के साथ द नहीं लगता। हाँ, कभी कभी लग सकता है, ये भी ध्यान, दोनों बातें ध्यान होना चाहिए। डे और नाइट के साथ कभी कभी लग सकता है, अगर इसको पर्टिकुलर बनाना हो तो। पर्टिकुलर, अब पर्टिकुलर बनाने का मतलब क्या है, जैसे समझिए आएगा, अगर वो हर रात देर से आता है, तो हमने कहा ही कम्स लेट एट नाइट, मतलब यहां क्या है, जनरल बात है कि हर रात को ही वो, जनरल बात कर रहे हैं, जनरल कि हर रात को ही लेट आता है, ही कम्स लेट एट नाइट। एट नाइट का मतलब एवरी नाइट। लेकिन अगर हमें ये कहना कि रात में वो देर से आया था, यानी बीती रात में वो देर से आया था, हर रात में नहीं आता है, बस कल रात या बीती रात को वो देर से आया था, तब हम क्या कहेंगे, ही केम लेट। अब यहां प्रीपोजिशन बदलेगा, इन द नाइट। तो इन द नाइट लिख दिया, तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं पिछली बीती जो रात है, ठीक है, या ही केम लेट द लास्ट नाइट, ऐसे लिख सकते हैं, या इन द नाइट। तो इन द नाइट कहने का मतलब बीती रात, यहाँ जो इन द नाइट कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, बीती रात, जो रात अभी बीती है, बीती रात, यानी एक पर्टिकुलर, या हम कहते हैं पूस की एक रात, पूस की एक रात, यानी एक कहानी था ना, तो पूस की एक रात का क्या होगा, या पूस की रात हम कहना चाहते हैं, बरसात की एक रात, बरसात की एक रात, तो उसमें फिर एक की बात करें तो ये लग जाएगा, ऑन अ रेनी नाइट, ऑन अ रेनी नाइट, ठीक है, ऑन, यहां ए लगा दिया, क्योंकि एक कहते हैं बरसात की एक रात, तो और फिर यहाँ प्रीपोजिशन भी बदला। तो इस तरह से नाइट में अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया, रेनी नाइट कर दिया या समर नाइट कर दिया या विंटर नाइट कर दिया, तो फिर प्रीपोजिशन भी बदला, ध्यान रखना। एट नाइट कहा, ध्यान से सुन लो और लिख लो, एट नाइट का मतलब एवरी नाइट। इन द नाइट कहा, इसका मतलब बीती रात, इन द नाइट का मतलब बीती रात, इन द नाइट अगर लिखा, और ऑन लिखा तो इसका मतलब कोई खास रात, कोई खास, जैसे बरसात की एक, या हमने कहा जिस रात को अपराध हुई थी, या जिस रात को मर्डर हुआ था, तो क्या ऑन द नाइट ऑफ मर्डर। जिस रात को चोरी हुई थी, तो क्या ऑन द नाइट ऑफ थेफ्ट। बरसात की एक रात, तो ऑन अ विंटर रेनी नाइट। पूस की एक रात, तो ऑन अ विंटर नाइट।
तो जहां कोई पर्टिकुलर नाइट की बात करना चाहेगा तो ऑन लग जाएगा, और फिर जरूरत के हिसाब से ए और द आएगा। तो पहले तो प्रीपोजिशन के चेंज को देखिए कि 3 प्रीपोजिशन लगता है नाइट के साथ, एवरी नाइट के लिए एट नाइट, बीती रात के लिए इन द नाइट, और जनरली कोई पर्टिकुलर नाइट बनाना चाहते हैं पूस लगा के, माघ लगा के, बरसात लगा के, मर्डर लगा के, तो फिर उसमें ऑन, और फिर उसके साथ ए और द जरूरत के हिसाब से लगेगा। ये भी लग सकता है, सब बरसात की एक रात ऐसे बात करते हैं ऑन अ रेनी नाइट। हत्या वाली रात तो पर्टिकुलर बनाना चाहते हैं तो ऑन द राइट नाइट ऑफ मर्डर, ठीक है, ऑन द नाइट की सिर्फ हत्या वाली रात। और बरसात की एक रात का मतलब तो बरसात की ढेर सारी रातें होती है। क्लियर हो गया? क्लियर है? तो ये नाइट, डे और नाइट वाली बात को ध्यान रखिएगा। कितने रूल्स हो गए? नॉर्मली हमारे पास मुझे लगता है 28 रूल हो गए। कितने हो गए? 29 रूल हमारे पास है, 29 रूल। तो ये सारे नाइट वाले रूल को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, दोहरा दे रहा हूँ। डे नाइट के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, इवनिंग मॉर्निंग आफ्टरनून के साथ, डे नाइट के साथ दा नहीं लगाना है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के साथ दा लगाना है। इन जनरल एवरी नाइट की बात कर रहे हैं तो एट नाइट लगेगा। इन द नाइट लिखा तो इसका मतलब सिर्फ बीती रात, और रात में अगर कुछ एक्स्ट्रा जोड़ के बरसात, ठंड, जारा, कपकपारी, हत्या, मौत, तो उसके साथ प्रीपोजिशन बदलता है, ऑन लगता है। और फिर जरूरत के हिसाब से अगर जनरलाइज बात करना चाहते तो ए भी लग सकता है, और एकदम किसी खास नाइट की बात करेंगे तो ऑन के साथ द लग जाएगा। तो ये नाइट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कभी फिल इन द ब्लैंक्स में, कभी क्लोज टेस्ट में, कहीं भी फंसा सकता है, कभी सेंटेंस प्रूफ में फंसा सकता है। तो नाइट वाले वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो अभी तो इसमें और भी रूल, अब जो है हम लोग यूज ऑफ द में अब खत्म होने वाला है। 28 किया है, 8 to 10 रूल्स और है, मतलब 40 रूल के आसपास हम लोग जाएंगे। 28 29 हो गया, 10 रूल मान के चलते हैं। और तो यूज ऑफ द नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूज ऑफ द खत्म कर लेंगे, क्योंकि